औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुता उथी जाग, सुता उथी जाग, निंड न कजे एतरी। सुता उथी जाग, निंड न कजे एतरी। तो जो भायो मांझां दे जो माग, सुल्तानी सुहाग, निंडू कदे न मिलणी। अस्सलाम वालेकुम। आऊं अवां जो पंहिंजो अब्दुल अज़ीज़ जुनैद जो प्रोग्राम कन्वर्सेशन विद एक्सपर्ट्स में हाज़िर ख़िदमत। अॼु आऊं हिकिड़ी न बल्कि ॿिनि अहिड़ियुनि शख़्सियतुनि सां अवां खे असांजे पाकिस्तान जे लाइ हिकिड़ो वॾो कमु करे रहिया आहिनि। ही आहिनि त असांजा नंढड़ा नौजवान, पर हिननि जो जेको मिशन आहे, हिननि जेको कमु खयो आहे, दुआ आहे त शाल रब करीम हिननि जी मिशन खे, असांजी मिशन खे असांजे मुल्क जे लाइ कारआमद साबित करे। त आऊं उन्हनि शख़्सियतुनि जे तारफ़ ॾे हलंदुसि। सभ खां पहिरीं त हेल्पिंग माइंड जे CEO असांजो एहसन महमूद साहब आहिनि, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आहिनि हेल्पिंग माइंड। उन सां तारफ़ कंदुसि। उन खां पोइ असांजो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट चौधरी अताउल्ला, उन सां बि तव्हांखे मुख़ातिबु कराईंदुसि। इन खां पहिरीं अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त पूरी वर्ल्ड में माण्हू मेंटल डिज़ीज़ में मुब्तला आहिनि, जंहिंखे असीं ईअं चऊं त दिमाग़ी अमराज़ में मुब्तला आहिनि। जंहिंमें भले नंढड़ा ॿार हुजनि, तोड़े वॾा हुजनि, तोड़े ॿुढा हुजनि, पर असुल ॻाल्हि इहा आहे त दिमाग़ी तरह जेकॾहिं माण्हू बीमार आहे त उहो माण्हू अॻियां कीअं वधी सघंदो। उनखे पंहिंजे फ़ैसिलनि जी ख़बर न पवंदी, पंहिंजे औलाद जे ब्राइट फ्यूचर जी ख़बर न पवंदी। त ही असांजे लाइ, असांजे मुल्क जे लाइ वॾो एज़ाज़ आहे। असांजे ज़िलो सांगड़, सुवारी सिंध जो सुहिणो शहर, जितां जो तैलिक असांजो चौधरी एहसन महमूद, उन सां अवां जी मुलाक़ात कराइं थो। अस्सलाम वालेकुम एहसन महमूद साहब, क्या हाल है? अल्लाह का फजल, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे पास आने को, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ। आपको मैं वेलकम करता हूँ और आप अपना तारफ़ हमारे देखने वालों को अपना तारफ़ कराएं तो मेहरबानी होगी। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले मैं अब्दुल अज़ीज़ साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें अपने अल्फाज आपके सामने रखने का मौका दिया। तो जैसे सर ने मेरा तारुफ थोड़ा सा करवा दिया कि मेरा नाम एहसन महमूद है और मैं ज़िला सांगड़ से ताल्लुक़ रखता हूँ और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से मैं यहाँ पे हैदराबाद में काम कर रहा हूँ। और इसी तरह से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की है जिसका नाम हेल्पिंग माइंड है और मैं उसका फाउंडर और CEO हूँ। हेल्पिंग माइंड के अंदर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो आगे चल के आपको बताएंगे। और सबसे ज़्यादा फोकस हमारा जहनी सेहत के हवाले से है और एजुकेशन के हवाले से है कि किस तरह से हम इसको प्रोडक्टिव वे में लेकर जा सकते हैं। वेरी गुड। ये हमारे एहसन महमूद साहब के साथ हमारे दूसरे जो मेहमान हैं आज के, हम उसको ये कहेंगे कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनका तल्लुक़ भी एक खूबसूरत शहर, खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट जो कि मेरा भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बदीन। जी हाँ, ये हमारा जो नौजवान है चौधरी एहसन। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी अताउल्ला साहब, सॉरी अताउल्ला, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? खैरियत से? अल्लाह का फजल है। आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन जो है ना हमारे नाजरीन को करवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस तरह की जो जद्दोजहद की है आवाम के लिए, ख़ास तौर पे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम अताउल्ला है, मैं बेसिकली बदीन से हूँ और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ जो कि लोगों की जहनी सेहत के हवाले से काम कर रहा हूँ।
अच्छा, हमारा हेल्पिंग माइंड से ताल्लुक़ है, जिसमें हम लोगों को मुख्तलिफ़ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं। हम बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, करियर काउंसलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ताकि बच्चों को अपनी राइट ट्रैक का पता चले कि उन्होंने फ्यूचर में किस साइड जाना है। जी अताउल्लाह साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। अभी हम जो है ना, हमारे जो पहले मेहमान हैं, एक्सपर्ट हैं, जो एजुकेशनल एक्सपर्ट CEO एहसन महमूद साहब, आप बताएंगे कि ये जो बच्चे हैं हमारे, जो चाइल्ड के हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं, उनकी कैसे थेरेपी करते हैं, क्या है, आप थोड़ा हमारे जो व्यूवर्स हैं, व्यूवर्स आपसे ये गुजारिश होगी से ज़्यादा अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट करें और लाइक भी करें, इनको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। तो एहसन महमूद साहब से पूछते हैं, पहले इनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि बच्चों के हवाले से आप थोड़ा ब्रीफ करें। सबसे पहले बच्चों के हवाले से, जैसे आपने पूछा कि बच्चों के हवाले से बहुत सारे मसले मसाइल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि बच्चों में सबसे पहले अगर हम बिहेवियरल इशू पर जाएं तो बच्चों में आजकल स्क्रीन टाइम, मोबाइल फ़ोन की वजह से शरारतें और पर्सनैलिटी के अंदर, जो बिहेवियर के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और बहुत ज़्यादा जो है वो वियर्ड बिहेवियर आ गया है, कि जिसकी वजह से माँ बाप, वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बच्चा बात नहीं मानता है या बच्चा सुनता नहीं है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो गई हैं। वो स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ करता है मोबाइल, क्योंकि उसके पास फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। हमारे माँ बाप के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो बच्चे के साथ खेलें, बच्चे को टाइम दें। उस वजह से बच्चे को एक्टिविटी चाहिए होती है कोई, तो वो एक आसान हल उनके पास ये होता है कि मोबाइल लें या टीवी देखें। वो सारा दिन अपना स्क्रीन टाइम उस पर लगा रहे होते हैं और उसकी वजह से उनके अंदर जो बिहेवियरल चेंजेस आ रही होती हैं वो बहुत उनको इफेक्ट करती हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा कोई स्क्रीन देखता है, टीवी देखता है, तो उसके अंदर जो बायोलॉजिकल चेंज हो जाती है वो बहुत जल्दी से चेंज हो रहा होता है। वो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी से कोई नई चीज़ चाहिए होती है। यही वजह है कि हमारे पास शिकायत आती है बच्चों के हवाले से कि बच्चा बहुत जल्दी बोर हो जाता है, किसी एक काम पर टिक के काम नहीं करता, या वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसकी आई साइट खराब हो रही है। तो इस सारी चीज़ों की वजह बेसिक होती है उनका फिजिकल एक्टिविटीज से दूर होना। वो बाहर नहीं जाते खेलते, वो फिजिकल स्पोर्ट्स उनके पास नहीं है, सिर्फ स्क्रीन टाइम, मोबाइल है। इसकी वजह से उनकी आदतें भी खराब हो रही हैं, उनके जहनी सेहत पे भी इफेक्टिव हो रही हैं, क्योंकि उसकी वजह से जब स्क्रीन टाइम होता है, स्क्रीन के अंदर से कुछ ऐसी रेज निकलती हैं जो कि हमारी जो जहनी सेहत को इफेक्ट करती हैं, जो कि हमारे जो सोचने समझने की सलाहियत है उसको कमज़ोर कर देती हैं। क्योंकि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कोई कर रहे होते हैं तो उससे हमें हमारी पूरी एनर्जी में मिल रही होती है, हमारा जिस्म उसमें हमारी एनर्जी दे रहा होता है और हमारा उसी तरीके से हमारा जो जहन है वो भी चल रहा होता है। लेकिन जब हम उसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो हमारे बच्चे जो है वो चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं, उनको एक्टिविटी नहीं होती, वो फौरन से चेंज चाह रहे होते हैं। तो इस तरह का बिहेवियरल प्रॉब्लम जो होता है हम उसकी थेरेपी कर रहे होते हैं घर में, और पेरेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि बच्चों को किस तरह से वो प्रोडक्टिव टाइम दे सकें, वो किस तरह से अपने काम में इंगेज कर सके अपने साथ, ताकि वो बच्चे सिर्फ बच्चों से दूर, माँ बाप से दूर ना हो। और बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि वो माँ बाप से दूर होते हैं, तो फिर वो उनके दिल में जो आता है वो कर रहे होते हैं, इसलिए वो कंट्रोल नहीं रहते। हमारे माँ बाप या तो बहुत ज़्यादा प्यार से बच्चे को बिगाड़ देते हैं या बहुत ज़्यादा सख्ती करके, तो दोनों सूरतें ही बच्चे के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो हम बच्चे पर इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि उनकी जो लर्निंग डिफिकल्टी होती है उसके बात करते हैं कि जो एक बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसकी ज़रूर कोई ना कोई वजह होती है, वो कोई भी इंसान नालायक नहीं होता। तो हमारे पास बच्चे ऐसे आते हैं कि जो नहीं पढ़ पा रहे होते, उसके अंदर लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं। हम उन लर्निंग डिफिकल्टीज पे काम करते हैं, उनको टीचर्स को और पेरेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से बच्चे के अंदर जो लर्निंग डिफिकल्टी को जाना जाए और उसको हल किया जाए। तो इस तरह से हम उनकी डिफरेंट थेरेपीज करते हैं, पेरेंट काउंसलिंग करते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरह से बनती है। क्योंकि बच्चा अगर हम चाह रहे हैं कि वो किस तरह से हम उनको बनाना चाह रहे हैं तो उससे पहले पेरेंट्स को वैसा बनना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और वो जो देख रहा होता है वही सीख रहा होता है, जो उसको बताया जाता है वो उतना नहीं सीख रहा होता। तो इसलिए बच्चे पे हम काम कर रहे होते हैं, बच्चे के साथ साथ वालिदैन पे और टीचर्स पे भी हम इसी तरह से काम कर रहे हैं ताकि बच्चे की एक हेल्दी और जो प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी पैदा हो सके। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और वाज़े अल्फाज में बताया कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने जो किड्स हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनको ऊपर नज़र भी रखें, उनकी बिहेवियर थेरेपी और उनकी जो ट्रेनिंग वो भी दिला
हम कन्वर्सेशन विद एक्सपर्ट्स में हैं, तो आपकी एक्सपर्टीज क्या है? मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। एनएलपी का मकसद होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो हमारे माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग चल रही होती है जिससे हमारी सोच बनती है, वो किस तरह से बनती है, क्योंकि हमारा हर बिहेवियर हमारी सोच के मुताबिक चलता है। जैसा हमारी सोच होगी उस तरह से हमारा बिहेवियर बनेगा। तो वो बिहेवियर किस तरह से काम करता है, कोई आदत किस तरह से बनती है और कोई आदत को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, ये हमें एनएलपी बताती है। और हम मेरे पास उसका सर्टिफिकेशन है और मैंने मास्टर्स में एजुकेशन कहाँ से साइकोलॉजी किया? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से किया। अच्छा, ये आपको ख्याल कैसे आया कि हेल्पिंग माइंड का मैं बुनियाद रखूं और लोगों की मैं जो है ना खिदमत करूं, मुल्क के आदमी की खिदमत करूं? जैसे ये जब हम एजुकेशन की फील्ड में थे, जब हम स्टूडेंट थे, तो हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए जिसके अंदर हमें मालूम ही नहीं होता था हम एक फॉर चीज़ एग्जाम्पल पढ़ कोई रहे हैं। ऐसा शेयर कर सकते हैं, कोई चैलेंज जो जिससे आपको उत्साह मिला या मकसद आपको ये शौक जो है ना पैदा हुआ? तो उसमें जब हम पास आउट हुए यूनिवर्सिटी से, तो हमें तब तक सही से आइडिया नहीं था कि प्रैक्टिकल लाइफ किस तरह से होती है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा जो माइंडसेट बचपन से एक बना हुआ था कि हम पढ़ेंगे और पढ़ते हुए आगे जाएंगे और पढ़ के हमें नौकरी मिलेगी या हम नौकरी करेंगे, क्योंकि बचपन से स्कूल से हमारे माँ बाप की तरफ से यही माइंडसेट होता है कि बच्चे को पढ़ाना है तो अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाना है। तो हमारा भी माइंडसेट वही था कि हमने पढ़ना है और अच्छा क्या बनना है, और हमने जो है वो अच्छा है। पहले हमारा था कि हमने डॉक्टर इंजीनियर बनना है, लेकिन जब हमने वो चीज़ें चेंज होती देखी तो हमने साइकोलॉजी की फील्ड चूज़ की कि इंसान को समझना एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड हमें लगी, तो हमने इस फील्ड की तरफ जो है वो हम आए। और सबसे अच्छी बात मेरी खुशकिस्मती इसमें कह दें कि मेरे वालिदैन ने जोर नहीं दिया कि वो उनकी मर्जी से किसी तरफ जाया जाए, तो उनकी तरफ से मेरे पास चॉइस थी कि मैं अपनी मर्जी से अपनी फील्ड चूज कर सकता था। गुड। ये मेरे लिए बहुत अच्छी खुशकिस्मती थी और जिसकी वजह से मैंने साइकोलॉजी को चूज किया और मैंने लोगों के बारे में, इंसान के बारे में जानना चाहा। तो जब यूनिवर्सिटी से पास आउट हम हुए हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस सोसाइटी में हमें मिले, क्योंकि जो हमने पढ़ा था और जो रियल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स थे वो पढ़ने और रियलिटी के अंदर बहुत फर्क था, उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था हमारे पास। हमारे यहाँ जो है वो ज़हनी सेहत के हवाले में उससे बात करने में को मायूब समझा जाता है, उसको ठीक नहीं समझा जाता कि मैं अगर ज़हनी सेहत की अगर कोई बात करूंगा तो मुझे पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो इसी तरह हम जिंदगी में बहुत सारी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, वो शौक से बता रहे होते हैं बड़े कि हमें ये बीमारी है, लेकिन हमें अगर जहनी कोई बीमारी हो जाती है, परेशानी हो जाती है तो हम नहीं बता रहे होते, उससे हमें शर्म महसूस होती है। तो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जहन ही हमारे पूरे जिस्म को चला रहा होता है। जब हमारा जहन ही ठीक नहीं होगा तो हमारा पूरा जिस्म ठीक नहीं हो सकता। तो फिर जब हमने ये प्रॉब्लम्स फेस की, जॉब ना होने की वजह से जो हमारे पास दोस्तों में मसले मसाइल, जहनी तनाव ये पैदा होता है, और ख़ास तौर पे जो कोविड के बाद जो पेंडेमिक के दौरान जो मसले मसाइल और जो खुदकुशियाँ तक बात पहुंची, तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि जो कि इन जहनी सेहत के हवाले से हो और उन तमाम बढ़ती हुई परेशानियां, स्ट्रेस और एंजाइटी के अंदर हम काम कर सकें, ताकि उन सोसाइटी के अंदर उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, ताकि हमारे जो यूथ बिना किसी डायरेक्शन के चल रहा है, क्योंकि हम भी जब पास आउट हुए हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी हमने करना क्या है, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया था। तो हमने क्या किया कि इस चीज़ को इनिशिएट किया, हमने कुछ दोस्तों से मिलके ये काम इनिशिएट किया कि वो यूथ को वो डायरेक्शन दी जाए, और जो हम बुरा समझते हैं ज़हनी सेहत के हवाले से बात करना, उसको हम अवेयरनेस दें लोगों के कि ये बुरा नहीं है, ये अपना ही फ़ायदा है। अपने फ़ायदे के लिए आप कम से कम अपने ज़हनी सेहत का ख्याल रखें। हम बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं खाने पे, पीने पे, अपनी गर्दन से नीचे के हिस्से पे बहुत सारी चीज़ें हम खर्च कर देते हैं, बहुत सारा पैसा ज़्यादातर ज़िंदगी का हम उस पर खर्च कर देते हैं, पहनने पे, खाने पे, लेकिन हम गर्दन से ऊपर वाले हिस्से पे कभी काम नहीं करते, जो मेन हिस्सा है, जो सबसे मेन हिस्सा है। क्योंकि एक गाड़ी अगर हम चलाते हैं तो अगर हम उसके इंजन का ख्याल ही नहीं रखेंगे, बाहर से हम उसको कपड़ा लगा के अच्छा मेंटेन रखेंगे, तो उस गाड़ी का हमें कोई फायदा नहीं होगा, कहीं भी वो धोखा दे सकती है। तो इंसान का भी वही हिसाब होता है कि हम अच्छे कपड़े पहन लें, बहुत अच्छा जो है वो ब्रांड पहन लें, लेकिन अगर जहन खराब है तो कोई फायदा नहीं उसका। मुझे आप ये बता सकेंगे कि जैसे कि आप थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन हो रही थी कि पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं, तो पेरेंट्स की काउंसलिंग कैसे आप करते हैं? पेरेंट्स की काउंसलिंग इस तरह से हम करते हैं कि एक बच्चा, हर इंसान जो पैदा होता है वो एक अलग क्वालिटीज स्किल्स लेकर आता है,
और उसकी अपनी ही क्वालिटीज होती हैं, वो अपनी डायरेक्शन पे जाता है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से मसाइल ये इस तरह से हैं कि हमारे पैदा होते ही माँ बाप कहने लग जाते हैं ये या इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, या कोई ऐसी फील्ड होती है जो उनको पसंद होती है। पेरेंट्स को कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इसको ये बनाना है, ये बनाना है। बिल्कुल, एक ख्वाहिश होती है एक जिंदगी में, लेकिन वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि अगर आप उसको बनाना चाह रहे हैं तो क्या उसके अंदर वो स्किल भी है, क्या वो खुद भी चाहता है वो बनना। तो इसी तरह है ना कि अगर आप मछली से कहेंगे कि आप उड़ के दिखाएं तो वो नहीं उड़ सकती। Exactly. तो इसी तरह बच्चे के अंदर अलग क्वालिटीज होती हैं। तो ये किस जो है ना एज में, मकसद प्राइमरी का बच्चा है या मिडिल का है, हाई का है, कॉलेज का, ये पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देंगे कि किस लेवल से उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों की? नॉर्मली जो हम काउंसलिंग करते हैं वो एक उस वक्त होनी चाहिए जब वो बच्चा एक फील्ड, उसके पास चॉइस आ जाती है हमारे पास, क्योंकि उससे पहले उसके पास इतनी चॉइस नहीं होती स्कूल लाइफ के अंदर। हाँ, उस स्कूल लाइफ में के अंदर भी उसको एक इतना स्पेस देना चाहिए कि जो अपनी मर्जी से वो करना चाहता है, खेलना चाहता है, आप उसको उसका टाइम दें, उसका वक्त दें, बाकी की चीज़ें आप साथ साथ करवाते रहें। और जब वो कॉलेज के बाद अगर जाता है, कॉलेज के दौरान उसकी कैरियर काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसने आगे जाके एक प्रैक्टिकल लाइफ चूज करनी होती है जो कि उसकी सारी जिंदगी उसके साथ चलेगी। ये मैट्रिक के बाद हमारी फर्स्ट ईयर या इंटर की जो क्लासेस होती हैं तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की अलग-अलग फील्ड है, तो कॉलेज लाइफ में ही मैट्रिक के बाद ही उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए या इंटर के बाद में होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैट्रिक के बाद में उसकी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी चीज़ों को सामने रखते हुए वो मेडिकल की साइड जाना चाहें तो वो चूज करें, या इंजीनियरिंग की साइड जाना चाहें तो वो चूज करें। उससे पहले, क्योंकि अगर अब मेडिकल में चले गए और मेडिकल में उनको स्किल मैच नहीं कर रही है, वो किसी के कहने पर चले गए, तो फिर आगे जाके वो सारी जिंदगी उनके लिए फंस जाएंगे। अच्छा, जब प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनके माँ बाप तो बहुत सारे जो हमसे मिलते हैं या हम उनसे मिलते हैं तो बहुत सारे वो परेशान हाल हैं कि उनके, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि बच्चे जो है ना मोबाइल फ़ोन या यूट्यूब या चैनल ये एक्सेस में देखते रहते हैं, तो पेरेंट्स क्या करें उनके लिए? कोई शेड्यूल, कोई ऐसी बात उनके लिए, कोई ऐसी गाइडलाइन आप देना चाहेंगे? पेरेंट्स उसके लिए ये कर सकते हैं, सबसे पहले तो बच्चे के सामने ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करें, क्योंकि जब बच्चा खुद माँ बाप को देखेगा तो वो उससे मांगेगा और वो चाहेगा कि मैं भी करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करें, उसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़, गेम्स करें। अगर फिजिकल एक्टिविटीज़, गेम नहीं कर पा रहे तो घर के काम में, छोटे मोटे काम में उसको एंगेज करें, इसको कहें कि आप मेरी हेल्प करें। जब बच्चे से हेल्प हम लेते हैं तो बच्चा अपने आप को एक जिम्मेदार महसूस करता है, वो आपको बहुत जल्दी से मानता है और आपका साथ देता है उसमें। तो उसको टाइम शेड्यूल करें। वो ज़रूर, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें मोबाइल देना भी ज़रूरी है, देना भी चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, एक टाइम होना चाहिए। और जब दें तो उसके साथ बैठ के देखें उसका काम जो वो कर रहा है, उसके साथ जब देखें, अकेला ना छोड़ें उसे, क्योंकि जब आप अकेला छोड़ेंगे तो अपनी मर्जी से वो चीज़ें देखेगा। आजकल टेक्नोलॉजी में आप बिना देखे या बिना सर्च किए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि बच्चे के एज में उसको नहीं देखनी चाहिए। तो आप उसके साथ बैठ के देखें ताकि वो अपनी चीज़ों को रिलेट कर सके अपनी ज़िंदगी से। एज ए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट आप ये क्या सजेस्ट करेंगे कि जो बच्चे की, फॉर एग्जांपल 10 साल के अंदर का जो बच्चा है, 10 साल के बच्चे के अंदर जो उसकी जो क्वांटिटी कहें या उनकी जो मेंटल थेरेपी कहें कि उसके लिए ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, उसने देखने, क्योंकि नमाज भी उस पर देखता है, कुरान पाक की आयतें भी उस पर देखता है, नाज शरीफ भी उस पर देखता है, मैथमेटिकल हिसाब भी उसके ऊपर लर्न करता है, सीखता है बच्चा, तो इखलाकियात भी उस पर सीखता है। तो उसके लिए कितना जो मैक्सिमम टाइम बच्चे के लिए देना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि बच्चे की एक्टिविटीज बाकी की किस तरह से, कैसे हैं, क्या वो घर में उसके बहन भाई हैं उसके साथ वो एक देखिए। उसमें ये सबसे पहले हमें देखना होता है कि एक सर्टेन चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले माँ बाप के साथ उसका वक्त वो होना जरूरी है, बहन भाइयों के साथ उसका वक्त, जैसा कि माँ बाप फॉर एग्जांपल सर्विस पे हैं, ड्यूटी पर हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो कभी माँ की ड्यूटी होती है, कभी बाप की ड्यूटी होती है, इनको कैसे मैच करेंगे? इसको, ये सबसे बड़ा मसला हमारा यही है कि बच्चे माँ बाप से दूर इसी वजह से होते हैं कि दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों काम पे होते हैं, तो बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते। तो इसमें दो सूरतें हमारे सामने आती हैं, या तो बच्चे माँ बाप से इस तरह से दूर हो जाते हैं कि माँ बाप उनको टेंशन नहीं दे पाते, तो माँ बाप से जो है वो उनसे लगाव या उनके अपने मुंह वो बहुत सारे काम करने लग जाते हैं, उनको जवाबदेह नहीं होते। और फिर दूसरा सूरत ये होती है कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं या इस हवाले से सेंसिटिव होते हैं, वो उनके दिल में एक इन्फ्योरिटी पैदा हो जाती है कि शायद माँ बाप हमें टाइम नहीं देते, तो शायद हम अच्छे नहीं हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बच्चों के सामने जहन में पैदा होने लग जाती हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि इस कंडीशन में कोई ऐसा वक्त ज़रूर होना चाहिए कि जिसको वो उन दोनों को टाइम दे सके। दोनों एक साथ नहीं दे सकते तो एक
एक करके दोबारा उनको देना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे पेरेंट्स से ये ना लगे बच्चों को कि हमें टाइम नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हम काम करते हैं, ज़रूर जाहिर सी बात है हम अपने माँ बच्चों के लिए काम कर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो उससे बेहतर ये होता है कि हम उससे इतना ज़्यादा काम करें कि उनको वक्त ही ना दें। तो इससे बेहतर है हम काम थोड़ा कम करें और उनको वक्त ज़्यादा दें, क्योंकि बच्चों में सबसे ज़्यादा जो नीड होती है वो चीज़ों की नहीं होती, उनके वक्त की होती है। तो इसी से बच्चा एक प्रॉपर बढ़ रहा होता है। मतलब कि बच्चे जो हैं उनके जो है ना पेरेंट्स को उनको टाइम देना चाहिए, उनके मकसद टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पे हम आते हैं कि जो उनकी फूड है, फूड कितना कंपलसरी है, कितनी ज़रूरी है, वो क्या होनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ के हवाले से जो बच्चे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, किनका जो कद छोटा है, किन की जो है ना उनकी बोन के मसाइल हो जाते हैं, तो इनकी जो फूड डाइट जो शेड्यूल है वो कैसा होना चाहिए? डाइट के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है फास्ट फूड का या बाहर का जो खाना है आजकल, और बच्चे सॉरी फौरन से ऑर्डर कर देते हैं और बाहर से जंक फूड आ जाता है। तो जंक फूड से टोटली अवॉइड करना चाहिए, और ड्राई फ्रूट्स हैं बच्चों के लिए वो उनको देने चाहिए, बच्चों के लिए फ्रूट्स हैं जो वो उनको देने चाहिए। यही वजह है कि जो उनकी हाइट वगैरह नहीं होती, कि फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो ये बच्चे की तो ओवरऑल पूरी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी जहनी सेहत पे भी और जिस्मानी सेहत पे भी। तो फिजिकल एक्टिविटी जब होगी तो उनकी जो बॉडी होगी वो प्रॉपरली वर्क करके वो बढ़ रही होगी। और इसी तरह ड्राई फ्रूट हैं और घर का अच्छा जो है खाना क्वालिटी वाइज जो होता है वो उनकी सेहत बेहतर कर रहा होता है। तो जंक फूड से अवॉइड करें वो। अच्छा, मोस्टली हमें ये भी रिपोर्ट्स मिलती हैं सोशल मीडिया पे, हमारी प्रिंट मीडिया पे, टीवी पे, कि इसमें जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सोसाइटी में ड्रग, वो जैसे सिगरेट है, तंबाकू नोशी है, टेस्टी है, सुपारी है, या हमारी जो वाइन है, या मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आ गया है तो उसको कैसे उसको आप रोकेंगे, या उसको कैसे उसकी थेरेपी क्या होगी, ट्रीटमेंट क्या होगी? उसके लिए अगेन सबसे पहले हम इससे पे आते हैं कि ये बच्चा वहां तक जाया गया क्यों, इसकी आदत कैसे बनती है। तो वही बात इसमें आती है कि जब बच्चे को घर पे अटेंशन नहीं मिलती, उसको घर पे इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही होती, वो फिर कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज करता है, अपनी इम्पोर्टेंस लेने के लिए जाता है। तो एक बायोलॉजिकल फैक्टर एक होता है कि डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारी जिस्म में रिलीज होता है। वो होता है जब भी हमें किसी चीज़ से प्लेजर मिलता है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा होता है। तो बच्चे को प्लेजर चाहिए होता है, वो खाने से हो, खेल से हो या गेम से हो, वो चाहिए होता है। तो जब उसको नहीं मिल रहा होता है तो वो बहुत सारे काम इस तरह से करता है। तो जो डोपामाइन रिलीज होता है वो ड्रग्स में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। कि जब वो बच्चा एक परेशान है, अब परेशानी से भागना चाहता है, उसको प्लेजर चाहिए, तो वो ड्रग्स की तरफ जाता है और वो इस तरह की चीजें यूज करता है कि उसके जो सामने जो प्रॉब्लम है वो उससे गाफिल हो जाए। या वो अटेंशन नहीं मिल रही तो उसको एक प्लेजर चाह रहा है तो वो ड्रग्स की तरफ भी जाएगा। वो इतना एडिक्टिव हो जाएगा कि उसकी जो ज़ाहिरी तौर पे परेशानियां हैं उसके जहन में वो नहीं रहेंगी, तो अपनी दुनिया में, ख्याली दुनिया में चला जाएगा। तो अगर ऐसा बच्चा कोई हो जाता है, या इस तरह से आजकल हमारे में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ये बच्चों में कि ड्रग्स का, तो उसमें ये कि पेरेंट्स को अगेन उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि पेरेंट्स उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करें और प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट कराएं कि वो बिल्कुल वो उस चीज़ से हटकर वो उन हेल्दी चीज़ की तरफ जाए जो उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। उनके माँ बाप के साथ वक्त है, उनके साथ बाहर जाना है, उनके साथ अपने कारोबार में अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बच्चा ड्रग पे आ गया है तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? उसके पास बिल्कुल एक रिहेबिलिटेशन होती हैं जिसके अंदर उनकी मुख्तलिफ थेरेपीज की जाती हैं। कितना कोर्स है उनका? वो डिपेंड करता है कि बच्चा कितना वो इसके एडिक्टिव है, कितना ज्यादा वो उसको आदी हो चुका है। तो अगर कम है तो उस पर थोड़ा कम वक्त ऐसे बच्चे हैं जो आपकी थेरेपी की वजह से जो है बिल्कुल वो अपनी रियल लाइफ में आ गए हैं? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कि इस तरह की आदतों में मुब्तला हो गए थे। फिर जब हमने उनके पेरेंट्स के साथ मिलकर उनके एक टाइमिंग सेट की है, उनके जो सर्कल्स को बाउंड किया है, उनकी वो इन्वायरमेंट जहाँ से वो चीज़ें सीख रहे थे उनको ख़त्म किया है या उनके इन्वायरमेंट से उनको अलग किया है, तो उनकी आदतें और ये सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं और वो अपनी रियल लाइफ में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें, पेरेंट्स को हम तो इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी का क्या रोल है इसमें? आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे
कि बच्चा जो बाहर जाता है, स्कूल जाता है, हमारे शहर में जाता है, मार्केट्स में जाता है, तो आया जो ह्यूमन बीइंग सोसाइटी का इसमें क्या रोल होना चाहिए, उसने पार्टिसिपेट करना है, उसको इसी में हम कसूरवार करार देंगे या नहीं? बिल्कुल, कोई भी चीज़ है अच्छी है या बुरी है, उसके अंदर सोसाइटी का रोल तो होता है, क्योंकि इंसान हर चीज़ वो सीखता है जो वो अपने चारों तरफ देख रहा होता है। तो सोसाइटी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है कि वो एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करे, कि उनके वो तमाम चीज़ें जो कि इथिकली सही नहीं है या माशरा इसकी इजाज़त नहीं देता, उसको एक कंट्रोल किया जाए और उनको एक प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल किया जाए। कि अगर एक जिस तरह के स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, पार्क्स हैं, वो बनाए जाएं, वो उसके अंदर बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई जाए और मुख्तलिफ जो है वो, जैसे एक बच्चा घर से निकला, अभी होटल पे वो बैठ गया है, तो अभी मैं ये कह रहूंगा उसके लिए पार्क कहाँ से आएगा? होटल पे एक बच्चा बैठ गया है, तो होटल पे जो लोग बैठे हुए हैं वो उन्होंने क्या रोल प्ले करना है? होटल पे जो बैठे हुए हैं तो उनका रोल यही है कि उनके सामने या वो लोग वो उस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो कि हमारे लिए इथिकली रॉन्ग है या सोसाइटी उसकी उस इजाजत बच्चे नहीं को देती। क्या कहें वो? उस बच्चे को डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते वो, लेकिन बच्चा उनको बगैर कहे उनको देख के सीख रहा है। भले वो कुछ ना कहे, उनको अगर वो अच्छी बातें करता हुआ सुनेगा, अच्छे काम करता हुआ देखेगा, तो वो कल को अच्छा काम करेगा। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये था कि बच्चा घर से चला है स्कूल के लिए, लेकिन वो होटल पे रुक गया। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एक दफ़ा मैं अर्ली इन द मॉर्निंग जा रहा था जामशोरो, तो अलमंजर पे गया, तो ड्रेस में कुछ लड़के थे, वो वहाँ पे आ गए। मैंने उनको बुलाया, मैंने उनसे पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है? तो वो नाम से डर रहा था। मैंने बोला आओ आ जाओ मेरे साथ एक ग्रुप फोटो बनाते हैं, तो भी वो डर रहे हैं। मैंने बोला आप बेटा किस क्लास में पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो, आपके वालिद का नाम क्या है, मुझे नंबर दो, मैं उससे बात करता हूँ, आपके उस्ताद से बात करता हूँ। तो वो डर गए, वो मुझे कहने लगे अंकल आप मेहरबानी। मैंने बोला आप ड्रेस में हैं, सुबह सुबह के टाइम आप ये पिकनिक पॉइंट पे आ गए हैं, क्योंकि उनको पेरेंट्स को भी पता नहीं है, उनको टीचर्स को भी पता नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इस तरह से ये है कि देखिए बच्चे जब इस तरह से कर रहे होते हैं, बंक कर रहे होते हैं, वो स्कूल नहीं जाना चाहते और घर वाले उसको स्कूल भेज रहे होते हैं, वो स्कूल नहीं जाते, इस तरह रास्ते में कहीं ना कहीं वो बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले वजह है कि स्कूल क्यों नहीं जाना, क्योंकि उनको मोहब्बत ही नहीं है पढ़ने से। उनके हो सकता है कि वो स्किल्स ही नहीं है, वो देखना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, जो उनको इंटरेस्ट ही नहीं उस चीज़ में। तो सबसे पहले इन पे माँ बाप को ज़रूरत है कि बात करने की, कि अगर वो उनका शौक नहीं है किसी एक फील्ड में तो उनको दूसरी फील्ड में करें। और दूसरी बात कि उसका माँ बाप को फॉलो अप, उनका जो चेक एंड बैलेंस रखना जरूरी होता है। और अगर इस तरह की कोई, जिस तरह से आपको मिले हैं सोसाइटी में, अगर इस तरह से मिलते हैं तो उसको वो करना चाहिए कि उसको बच्चों को गाइड करना चाहिए कि इस तरह से जो है आप गलत कर रहे हैं, ये इथिकली रॉन्ग है। तो आपकी जो जिम्मेदारी है उसको सच्चे तरीके से पूरा करें, वो अपने स्कूल की हो, ड्यूटी की हो, किसी भी हवाले से उसको यहाँ तक जरूर कहना चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। ये धोखा तय ना करें किसी भी अपने साथ सबसे पहले, क्योंकि स्कूल नहीं जाएंगे, इस तरह से बंक करेंगे, सबसे पहले उनका अब खुद का नुकसान है, उसके बाद उसकी फैमिली का। मतलब बच्चे को गाइड करना चाहिए कि वो ऐसी एक्टिविटी, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। अच्छा, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से आप किन लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, लोग क्या करें, आप उनकी क्या हेल्प करते हैं, थोड़ा इन पे आप बताएंगे हमें? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से ये कि ये है क्या, पहले ये बताएं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक, देखिए हम इंसान हैं, हम एक जीता जागता एक जिस्म हमारे पास होता है, तो उसके अंदर हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा पहनना, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी एक पर्सनैलिटी बनाती हैं। तो हमें अक्सर लोग ऐसे मिल रहे होते हैं कि जिसको देखकर ही हमें उससे बात करने का दिल करता है, और कोई ऐसे लोग मिलते हैं जिसको देख के उससे बात करने का ही दिल ही नहीं करता। तो ये हमारी ज़ाहिरी पर्सनैलिटी होती है। और फिर जब हम बात करते हैं, उससे बात करने से हमें अंदाज़ा होता है कि इंसान अंदरूनी तौर पे कैसा है। तो ये उसकी इंटरनल पर्सनैलिटी होती है, उसकी सोच से बनती है बेसिकली। कितने किस्म है पर्सनैलिटी के? पर्सनैलिटी के बहुत सारे किस्म हैं, जिसके अंदर जो है वो फॉर एग्जाम्पल अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी है। उसके अंदर के वो ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि जो आपको चाहती है कि उसका हुक्म माना जाए, अथॉरिटी हो उसके पास। फिर ए सोशल पर्सनैलिटी है। अब ए सोशल पर्सनैलिटी के अंदर लोग होते हैं कि एक दूसरे से जो है मिलकर बात कर अच्छा फील करते हैं। फिर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, जो कि वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, अपने आप से जो है बात, दूसरों में इतना घुलते मिलते नहीं हैं। एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं कि जो दूसरों में ज़्यादा
घुलते मिलते हैं, सोशल होते हैं, हर जगह एंजॉय करते हैं, जगहों पे घूमने जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट आप उनके लिए क्या, आपके पास क्या प्लान है? उनके लिए ये होता है कि कुछ चीज़ें देखो, हर पर्सनैलिटी की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, कोई भी पर्सनैलिटी अच्छी और बुरी नहीं होती। उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि जो उनकी ज़िंदगी में उनको हेल्पफुल हो रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, हर चीज़ को परफेक्ट बनाया है, लेकिन वो आदतें जो कि हमारे एवरेज से ज़्यादा हैं, लिमिट से ज़्यादा हैं, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, और वो आदतें जो हमारी लिमिट से कम हैं वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चे में कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज़ कही जाती है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस है वो भी उसकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है, और अगर अंडर कॉन्फिडेंट है तो भी उसकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। तो हम उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए काम कर रहे होते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है, जिसकी जितनी ज़रूरत है वो उतना ही परफॉर्म किया जाए, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो इंसान तकब्बुर में आ जाएगा। तकब्बुर हमारे इस्लाम में भी मना है और कोई भी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। और अगर वो अंडर कॉन्फिडेंस होगा तो वो एक मायूसी में चला जाएगा, इन्फ्योरिटी में चला जाएगा, एहसास कमतरी में चला जाएगा। ऐसा कोई वाकया आप शेयर करेंगे पर्सनालिटी के हवाले से, जो कि आदमी आपके पास आए हों, और बहुत सारे आए हैं, लेकिन कोई ऐसा दिलचस्प जिसके ऊपर आपको ज्यादा अपना जो एक्सपर्टीज है वो ज्यादा उसके ऊपर लगानी पड़ी हो? इस तरह से मैं अभी रिसेंटली, एक हमारे पास स्टूडेंट थी फर्स्ट ईयर की, 17 साल की एज थी उसकी। तो पर्सनैलिटी के हवाले से उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे बचपन से। तो उसके कुछ मसले मसाइल घर में शुरू हुए पर्सनैलिटी की वजह से, वो माँ बाप की वजह से उसको टेंशन नहीं मिली, स्कूल में उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिली, तो बहुत सारी प्रॉब्लम वो में जो है इन्वॉल्व हो गई। तो वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस, उसने अपने आप को ये कहना शुरू कर दिया कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज़िंदगी में या दुनिया में। वो अपनी नज़र में बुरी बनती चली गई। तो इतना ज़्यादा उस चीज़ ने उसको इफेक्ट किया कि वो जब 17 की एज में पहुंची तो उस चीज़ उससे चक्कर आने लग गए, बेहोश होने लग गई और खुद ही खुद हंसने लग गई वो। तो इतना ज़्यादा उसकी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसके अंदर। तो जब वो हमारे पास आई तो ये सारी कंडीशन उसमें थी, और उसने एक दफ़ा अपने आप को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी वो। तो हमने उस पर काम शुरू किया, उसकी फैमिली पे काम शुरू किया। कुछ आदतें थीं जो हमने मेंटेन की, घर का कुछ एनवायरनमेंट हमने ठीक करने की कोशिश की कि किस तरह से हमने कौन कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, ये उनके पेरेंट्स को गाइड किया गया। तो फिर कुछ अरसे में तकरीबन 3 से 4 माह की इस ट्रेनिंग के अंदर हमें टाइम लगा, और उसके बाद आज वो लड़की जो है, वो बच्ची अच्छे से स्कूल भी जा रही है, कॉलेज भी जा रही है, उसको कोई दौरा नहीं पड़ता, कोई जो है वो बेहोशी या कभी भी कोई शिकायत नहीं आई। तो इस तरह के बहुत सारे और भी केसेस होते हैं कि जो कि सीवियर हो जाते हैं, हमारे माँ बाप को फिर नजर आता है। अच्छा, मतलब कि ये जो मेडिसिन के बगैर भी जो आप हेल्पिंग माइंड जो काम कर रहा है, उसी थेरेपी की वजह से लोग बेहतर हो जाते हैं। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कितने लोग, मोस्टली डेजर्ट या हिंदू कम्युनिटी के लोग जो हैं वो सुसाइड करते हैं, तो ये सुसाइड कौन सी लेवल तक जो है ना वो पहुंच जाता है, उसके लिए क्या प्लान है हेल्पिंग माइंड के पास? बेसिकली आजकल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा सुसाइड का रेशो बढ़ गया है, और सुसाइड करने वाला जो होता है वो एक डिप्रेशन की हाई लेवल पर होता है। तो उसको डिप्रेशन इतना मजबूर कर देता है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद अपने आप से ज़ाया कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि वो एक नाउम्मीद हो जाता है, उसको अपनी ज़िंदगी में कोई रास्ता, कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तो अपने आप की जिंदगी को वो खत्म कर देता है। तो उसको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता वहाँ पे। तो इसी हवाले से हमने काम कर रहे हैं कि वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए हैं हालात की वजह से, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, किसी जॉब की वजह से, या बहुत सारे और भी फैक्टर्स आ जाते हैं सुसाइड के, घरेलू और मसाइल की वजह से, तो हम उन लोगों को वो रास्ते, वो डायरेक्शन, वो उम्मीद दिला रहे होते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पर उनको ये लग रहा होता है कि वो उनकी ज़िंदगी से आगे नहीं बढ़ सकती, ख़त्म हो गई है, उससे आगे भी कहीं ना कहीं चॉइस मौजूद होती है। हम उस चॉइस को, उस रास्ते को दिखाने में मदद करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये आप बताएंगे कि आपने इसमें क्या फीस वगैरह रखी है? क्योंकि आपको बहुत सारे लोग जो है ना पाकिस्तान भर से फ़ोनें भी आ रही हैं, कॉलें भी आ रही हैं, पूछ रहे हैं कि एहसन महमूद साहब बहुत हमें इन्फॉर्मेटिव जो है नॉलेज दे रहे हैं, और इससे पहले कभी हमने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा है। तो आप बताएंगे आपके पास कितनी, लोग डर भी रहे हैं कि कितनी फीस रखी हुई है आपने? आप तो माशाल्लाह यंग हैं, नौजवान हैं। जो थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रही थी तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एक मसीहा जो है ना लोग आ गए हैं हमारे मुल्क के लिए। तो आपने क्या चार्जिंग वगैरह क्या रखी हुई है?
हमारे पास चार्जेस जो है वो नॉमिनल होती है, क्योंकि आजकल जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती चीज जो है वो वक्त होती है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है इंसान के पास जो हमारे पास आते हैं चल के, तो उनके पास हम इतनी ज्यादा फीस नहीं दे रहे थे, क्योंकि सबसे पहले हम अगर देखें तो हम ज़हनी सेहत पे तो बात करते ही नहीं है लोग, और जो करते हैं अगर हम फीस बहुत ज्यादा रखेंगे तो वो वैसे ही नहीं आएंगे, तो उनका जिंदगी बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। तो हमारे पास नॉमिनल होते हैं, हमारे पास जो फिजिकली लोग चलकर आते हैं हम उनको भी ट्रीट करते हैं, जो हमारे पास नहीं आ सकते, दूर दराज शहर से होते हैं, किसी और मुल्क से होते हैं, इवन के दूसरे मुल्क से भी हमने कुछ क्लाइंट्स डील किए हैं, और जो दूसरे शहर से होते हैं हम उनको ऑनलाइन फ़ोन कॉल पे, व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉल पे हम उनको ट्रीट करते हैं। तो और जो उनके लिए नॉमिनल फीस होती है, हमारे पास चल कर आते हैं 1,000 रुपये हम उसकी सेशन की फीस रखते हैं सिर्फ, और 1 घंटे का कम से कम सेशन उनके साथ होता है। अच्छा, उसके अलावा आपके हेल्पिंग माइंड में कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आप 12 से ज्यादा लोग हैं जो हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हैं। क्या क्या उनके पास एक्सपर्टीज है? हमारे अंदर जो तमाम जो है टीम वो साइकोलॉजिस्ट है, और किसी के पास हमारे पास उनमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी। उनका जो एक टूटता हुआ घर है हम उनको बनाने में भी मदद कर रहे होते हैं हमारे पास। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी के हवाले से आपने पूछा है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या डिग्री है, किस बारे में है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये साइकोलॉजी के बाद स्पेशलाइजेशन होती है मास्टर्स के बाद, जिसके अंदर हम पोस्ट मैजिस्ट्रेट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल करने के बाद हम लोग जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। गुड। अच्छा, इसके बाद आपने दूसरा जिस तरह से क्वेश्चन से पूछा कि इसके अंदर क्या काम होता है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक्चुअली जो बात होती है वो सारी ह्यूमन हेल्थ के हवाले से होती है, जहनी सेहत के हवाले से होती है। जिस तरह से सर ने भी आपको बताया कि हमारे वतन में ज़्यादातर हमारे जो इंटीरियर के जो कंट्रीज या मतलब जो सिटीज़ हैं उनके अंदर जहनी सेहत के ऊपर बात नहीं होती। दुनिया में जहां दुनिया ने तरक्की की है, जो कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बात की है वो जहनी सेहत पे बात की है। Exactly. उन्हें पता है कि जो माइंड है वही सारे जिस्म को कंट्रोल करता है। जो माइंड है, अब इस तरह की रिसर्चेस आ गई हैं जिससे ये प्रूफ हो चुका है कि जो हमारा फ्यूचर है ये भी हमारे माइंडसेट की वजह से डिसाइड होता है। तो हम इतना मतलब पावरफुल ये टूल है जिसको हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। आप ये समझ लें कि जिस तरह से हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हमें उसके यूजेज का पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव यूजेज का हमें उसका नहीं पता। हमें नहीं पता कि ये इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं। तो साइकोलॉजी एक इस तरह की फील्ड है जिसके अंदर आप अपने आप को समझ सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो अपने आप को समझना है। जब आप अपनी स्किल्स को समझते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को समझते हैं, आप समझते हैं मेरी कौन सी कमजोरियां हैं। किस एज में या किस उम्र में जो समझना चाहिए? एक बच्चा है वो तो नहीं समझेगा। आप इनको क्लिनिकल के हवाले से आप एक्सपर्ट हैं जी, तो आप ये लोगों को बताएं, क्योंकि लोग मुझसे ये अभी सवाल कर रहे हैं, उनकी कॉलें आ रही हैं, ये पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से आप पूछे कि क्योंकि वो ये डर रहे हैं कोई इंजेक्शन तो नहीं है, कोई मेडिसिन तो नहीं है, इनको भी थोड़ा आप जो है ना वो ब्रीफ करें। ठीक है। एक्चुअली सबसे पहली बात यह है कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में ये फ़र्क होता है कि साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ बातों से, सिर्फ थेरापी से, सिर्फ टेक्निक्स से, उनकी कुछ अपनी इस तरह की इंटरवेंशंस होती हैं जिनके ज़रिए से वो आपकी प्रॉब्लम सबसे पहले समझते हैं और फिर उसको सोशल डोमेन के अंदर रखते रखते उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपको डिपेंडेंट बना, जो आप डिपेंडेंट होते हैं किसी भी चीज़ के, उससे आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं ताकि आप सोसाइटी के अंदर चल फिर सकें इजीली दूसरे लोगों की तरह। अच्छा, जो दूसरी चीज़ इसमें आपने पूछी कि इसका क्या ड्यूरेशन है, एक्चुअली अगर आपने हदीस सुनी हो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी है कि इल्म हासिल करो माँ के पेट से लेके कब्र के पेट तक। साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि आपकी बचपन से बाय बर्थ स्टार्ट हो जाती है और जब तक आप मर नहीं जाते तब तक ये चल रही होती है माशाल्लाह। हर इंसान के लिए, हर जिंदगी के हर पहलू में पूरी लाइफ स्पेन थ्योरीज हैं, लाइफ स्टेजेस हैं। जिस तरह से इंसान की जिंदगी बढ़ती है, जिस तरह से हमारी जिस्मानी जो है वो निशोनिमा हो रही होती है, हम देख रहे होते हैं हमारे अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, हमारी हड्डियां बढ़ रही हैं, इसी तरह दिमाग भी बढ़ रहा होता है, दिमाग के अंदर भी चैलेंजेस आ रहे होते हैं। एज के साथ साथ दो तरह की एजेस होती हैं, एक होती है आपकी जिस्मानी एज,
आप देख रहे हैं दाढ़ी आ रही है, मूंछ आ रही है, बाल आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि बंदा आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। इसी तरह से जहनी एज भी होती है। आप जहनी तौर पे आपकी एज कितनी, जिस्मानी एज का तो हमें पता चल रहा होता है कि ये कितना है, लेकिन जहनी तौर पे आप कितने मैच्योर हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो बच्चे की बचपन से लेके पैदा होने से पहले से लेके ये रिसर्चेस स्टार्ट हो जाती हैं, स्टडीज जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप जापान या दूसरे कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे जब बच्चे की परवरिश पैदाइश होने वाली होती है, मदर्स जब प्रेग्नेंट होती हैं तब से उनको स्किल्स देना प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, तब से मदर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती हैं, ताकि जो बच्चा है वो जब दुनिया में आए तो वो एक अच्छी स्किल्स के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दे देते हैं, माइंड गेम्स दे देते हैं मदर्स को एक्टिविटीज में इंगेज रखते हैं, जिसकी वजह से वो जो है बच्चे की जो बर्थ है वो एक तो इजी हो पाए, और दूसरा जो बच्चा आपने सुना होगा कि वो सारी चीजें जो पेरेंट्स के ऊपर गुजर रही होती हैं वो हस्बैंड वाइफ उस वक्त लड़ेंगे नहीं। जब उनको पता है कि वो माँ बनने वाली है, खासतौर पे खातून माँ बनने वाली है, तो वो इस तरह का इन्वायरमेंट देते हैं जिससे वो खातून स्ट्रेस में ना जाए, उसके खाने का पीने का, खाने का पीने का, जहनी सुकून का, उसके तमाम मामलात में वो इसको इतना हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि वो उसको जितना उसको मेंटेन रखेंगे उतना जो आने वाला बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी मेंटेन होगी। तो अब जैसे वो बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो साइंस ये कहती है कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो बिल्कुल इस गोरे कागज़ की तरह है। अब जो भी उसके ऊपर तहरीर करेंगे, जिस तरह का उसको पेरेंटिंग देंगे, जिस तरह से सर ने पेरेंटिंग के ऊपर बहुत सारी बातें की, आप जिस तरह की उसको स्कूलिंग देंगे, एजुकेशन देंगे, आप जिस तरह की उसको सोसाइटी देंगे, आप जिस रिलीजन में उसको लेके जाएंगे, आप जो उसके साथ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, वो आपके पास एक ब्लैंक पेपर है। तो रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली अगर हम इस चीज़ को लेके चलना शुरू करें तो बच्चे जब 5 साल की उम्र तक होते हैं तब से ही वो, आप हमें नहीं पता होता, लेकिन वो सारे हमारे बहुत सारे लोग जो है समझ रहे कमेंट होते भी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है इस बात का नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, हमें इन चीज़ों का नहीं पता। इसलिए तो मैंने जिस तरह से सर ने मैरिज काउंसलिंग की बात की थी, तो जो हस्बैंड वाइफ बनने जा रहे होते हैं उनकी भी काउंसलिंग होती है। वो कैसे होती है सर? उनकी हम बेसिकली पहले ट्रेनिंग्स करवाते हैं। ट्रेनिंग्स का हमारे पास पूरा एक डिपार्टमेंट है। ये जितनी भी स्टेजेस हैं, जिस तरह से मदर्स की मैंने आपसे बात की, तो उनके लिए हमारे पास कोर्स। ऐसा कोई केस है जो आपने ट्रेनिंग दी हो, मिसाल के तौर पे एक वाइफ किसी की बनने जा रही है या किसी का कोई हस्बैंड बनने जा रहा है, वो आपकी काउंसलिंग से वो पहले कह रहे हैं कि भी हम शोहर और बीवी बन जाएंगे, लेकिन आपकी काउंसलिंग के हिसाब से वो नहीं बन रहे हैं, ऐसा कोई आपके सामने केस आया है कि आपकी हिस्ट्री में? असल में बदकिस्मती हमारे पास ये है कि हमारे लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है। हमारे लोग हमारे पास तब आते हैं जब झगड़े इंतहा तक पहुंच चुके होते हैं, डाइवोर्स होने के जो रेट। अच्छा, ऐसा कोई शेयर करेंगे हमारे नाजरीन के साथ के डाइवोर्स तक कोई केस पहुंचा हो आपकी काउंसलिंग की वजह से, थेरेपी की वजह से, वो बच गए? बिल्कुल ऐसे हुआ है, बिल्कुल बहुत बार इस तरह से होता है कि जो लोग इस हद क्या तक पहुंचते हैं। क्या चीजें थी जो डाइवोर्स तक पहुंच गए थे? क्या वो आप कुछ बातें जनरली शेयर कर सकते हैं कि किन बातों की वजह से डाइवोर्स तक पहुंचे थे? बिल्कुल, उनमें सबसे पहली बात जो होती है वो चीटिंग होती है। सबसे पहली बात होती है जो हस्बैंड और वाइफ का एक दूसरे के ऊपर शक होता है, शक की बुनियाद के ऊपर काफ़ी सारे उनके मामलात ख़राब हो रहे होते हैं। तो बहुत सारे शक इस तरह के होते हैं जो कि इलीगल होते हैं और जो कि नहीं होते, उनकी बुनियाद नहीं होती, लेकिन हम अपने आप में सोच रहे होते हैं, हमें इस तरह से लग रहा होता है कि इसने ये बात कही तो इसमें ये सदाकत नहीं है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होती है टाइम ना देना। हम अपने रिलेशनशिप्स में टाइम नहीं देते। ख़ास तौर पे अगर हम इंटीरियर की बात करें तो ये होता है कि हस्बैंड का काम ये है कि उसने कमा के लाना है और उसने कमा के ला के सब्जी वगैरह जो भी है वो दे देनी है। बीवी का ये काम है कि उसने कुकिंग करनी है, कुकिंग करके उसने बच्चों को खाना खिलाना है, उनको संभालना है, स्कूल भेजना है, बस। इसके अलावा हम शादी को कुछ भी नहीं समझते। हस्बैंड और वाइफ की जब तक आपस में इंटर रिलेशंस जो रिलेशनशिप है वो जब तक स्ट्रांग ना हो, हस्बैंड और वाइफ के अलावा वो दो इंसान हैं। कुरान पाक कहता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। बिल्कुल सही। तो अगर आप ये समझें लिबास हैं तो वो कितनी बड़ी उसकी मायना है। एक मोहब्बत, एक प्यार, एक रिश्ता, एक टाइम, ये चीज़ें जब इन चीज़ों की जब मिसिंग होती है, हम अपने आप को उलझा के रखते हैं। अब फादर्स क्या कर रहे हैं, हमने इस तरह के फादर्स देखे हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि हम सुबह जब हमारे बच्चे अर्ली स्कूल जा रहे होते हैं तब हम सो रहे होते हैं क्योंकि हम रात को लेट आते हैं, और जब हम रात को पहुंचते हैं तो हमारे बच्चे सो रहे होते हैं, हमारी तो हफ्तों मुलाकात नहीं होती। तो देखें ये बच्चों के साथ पेरेंट्स का, अब वो वाइफ के साथ उनकी कहाँ मुलाकात होती होगी, किस वक्त मुलाकात होती होगी।
तो एक तो जिस तरह से जॉब्स का इशू है, बिजी हैं, मतलब हमने अपने स्केड्यूल्स इतने बिजी कर दिए हैं, हमें ये नहीं समझ आ रही कि हमने हर चीज का एक टाइम टेबल बनाना है, हमने हर चीज को स्केड्यूल करना है, किसी भी चीज को ज्यादा नहीं करना और किसी भी चीज को कम नहीं करना, इतना इतना हर एक चीज को हमने मेंटेन रखना है, नॉर्मल रखना है, ताकि मसाइल ना पैदा हो। तो मसाइल इसी वजह से पैदा होते हैं। माशाल्लाह, आप तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। एक पर्सनल सवाल जो कि लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब से पूछें कि आपने मैरिज की है? नहीं सर, अभी तक तो मैरिज तक तो नहीं माशाल्लाह आप पहुंचे तो हम। खुश नसीब हैं कि आप अपने हिसाब से जो है ना उस बातों को समझ रहे हैं। बिल्कुल। यकीनन हम तो ये कहेंगे कि जैसे हमारे चौधरी साहब हैं, उसी हिसाब से लोग जो है ना अभी मैरिज के हवाले से भी अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो मेरे ख्याल में आपकी जो नॉलेज है या एक्सपर्टीज है, उसी हवाले से आप ये जो हमारे यंग नौजवान हैं या बच्चियां हैं हमारी, उनके लिए क्या कहेंगे? सर एक्चुअली इनके लिए ये कहूँगा कि सबसे पहले जो है वो आप अपने कैरियर को स्टेबल करें। जिस तरह से कैरियर काउंसलिंग की सर ने बात की, ये बहुत बड़ा डोमेन है जो दुनिया में अप्लाई हो रहा है। ये इस तरह की चीज़ है जिसके अंदर सबसे पहले इंसान को अपने ट्रैक का पता चलता है कि मैंने किस जगह पे पहुंचना है। कैरियर के अंदर ये आता है कि बहुत सारे कैरियर्स हैं। अब हम क्या करते हैं, हम बच्चे की पर्सनैलिटी जब एक्सेस करते हैं तो हमें पता चल जाता है बच्चे की पर्सनैलिटी में कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ट्रेड्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं। और जब हम ऑक्यूपेशंस की बात करते हैं, जब हम बिजनेस की बात करते हैं या डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम ट्रेड्स देखते हैं। देन हम उन ट्रेड्स को आपस में क्रॉस मैच करते हैं, हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे को फ्यूचर में किस फील्ड की तरफ जाना चाहिए। जब एक फ्यूचर की तरफ जाने के बाद, एक फील्ड में स्टेबल होने के बाद, अब बच्चे का जो काम शुरू होता है वो शुरू होता है कि उसको कोई अपने लाइफ पार्टनर की जरूरत है। कब तक ये, क्या एज की लिमिट क्या है, किस डिग्री तक एक बच्चा अनपढ़ है, रूरल एरिया में रहता है, तो उसके लिए ये मकसद साइकोलॉजिस्ट आप क्या कहते हैं कि किस एज के बाद उसकी मैरिज होनी चाहिए? सर मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है, वो कितना मैच्योर है, उसको कितनी समझ है। वो अगर ये सोचता है कि मैंने शादी करनी है, या पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भी इसने शादी करनी है, आया ये शादी की मायना समझता है, आया ये शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले तो लोग सकता देखते है। हैं पेरेंट्स जो है ना मैट्रिक पास भी बच्चा नहीं करता है, अभी 9th में पढ़ रहा है, उसकी मैरिज करवा देते हैं। आया ये सही है या गलत है? सर अगर आप इसमें लेके आए हैं साइंस को, तो साइंस तो ये कहती है कि ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये इसलिए ठीक नहीं है, जब तक आपको एक चीज़ की समझ नहीं है, आपने बच्चे को उतना एजुकेट नहीं किया हुआ, आपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं सिखाई हुई जो कि उससे फैमिली को बाद में देनी है। उसको माँ को माँ की जगह पे रखना है, उसने बाप को बाप की जगह पे रखना है, बीवी को बीवी की जगह पे रखना है। जब वो बच्चों की जिम्मेदारी लेने जैसा हो जाए, जब उसका खुद जहन बच्चों वाला है, उसने बच्चे पैदा करने के बाद, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हमें ये नहीं पता कि बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों को कितना टाइम देना पड़ता है, उनके ऊपर कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उनकी जरूरियात का किस हद तक ख्याल रखना लेकिन पड़ता बच्चे है। आजकल के तो कहते हैं हमारे जल्दी शादी कराओ, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर वो बच्चे जो ज्यादा बच्चे दो बच्चे तरह की या जिद बच्चियां? करते हैं, बच्चे या बच्चियां दो तरह की जिद करते हैं। कि खिलौने की अगर हम बात करते हैं, अब एक बच्चा है वो कहता है मुझे रिवॉल्वर लेके दें, तो अब क्या पेरेंट उसे रिवॉल्वर लेके दे दे? नहीं देंगे। अच्छा वो बम देख रहा है, कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि मुझे बम लेके दे दें, तो क्या पेरेंट उसको बम लेके दे दें? कतई नहीं देंगे। नहीं लेके देंगे। तो हमने ये चीज देखनी होती है कि जो चीज बच्चा डिमांड कर रहा है, पहले तो वो डिमांड क्यों कर रहा है, ऐसी कौन सी नीड है जिसकी वजह से वो डिमांड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जिस ट्रैक पे, जैसे मैंने कैरियर काउंसलिंग की बात की, उसकी कैरियर काउंसलिंग सही नहीं हुई, उसने अपना एक विजन नहीं रखा हुआ, उसने अपनी एक मिशन नहीं रखा हुआ कि मैंने यहां तक पहुंचना है, उसके बाद मेरा ये स्टेप है। जिंदगी है, जिंदगी में हर चीज का एक टाइम होता है, एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप जब हम चीज़ों की तरफ जाते हैं, कि स्केड्यूल के जरिए हम जाते हैं, तो हम जो है वो हमारी जहनी सेहत भी इसके अंदर अच्छी रहती है, हमारी फिजिकल हेल्थ भी इसके अंदर अच्छी रहती है। लेकिन जब हम ज़रूरत से पहले किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, तो उससे हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे किसी चीज़ की अभी नीड है, लेकिन मैं उसको अभी से सोचना शुरू कर दूं, अभी से जो मैंने उससे पहले चीज़ें करनी है वो सारी तो मेरी मिस हो जाएंगी। तो इस वजह से पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बच्चे इस तरह की डिमांड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, वो स्टेबल हैं, वो इस टाइप के हैं, वो कर सकते हैं, अपने गोल्स उन्होंने सेट किए हुए, विजन सेट किया हुआ है, सक्सेसफुल होने के बाद इसमें स्टेजेस होती हैं। इसमें जो साइकोलॉजिकल स्टेजेस हैं, उसके अंदर सबसे पहले जो बच्चे के अंदर चीज़ें आ रही होती हैं, वो पहले देख रहा होता है कि अपनी फुड की नीड्स पूरी हों।
वो खाने पीने में उसकी जो सारी चीज़ें, उसके बाद वो सेफ्टी नीड्स की तरफ जाता है, उसको किसी तरह का कोई थ्रेट ना हो, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाने वाला हो। इसके बाद उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ स्टीम होती है, उसको अपनी रिस्पेक्ट चाहिए। हर इंसान को, बच्चा है, बड़ा है, औरत है, मर्द है, हर इंसान को एक रिस्पेक्ट चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो कि हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों को बताएं, क्योंकि पहले खुराक, उसके बाद उसकी हिफाजत, और तीसरी चीज़ उसकी जो होती है उसकी रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टीम है। चौथी चीज़ जो होती है ये है लव एंड बिलोंगिंगनेस, रिलेशनशिप्स जहाँ पे हम बनाते हैं जाके, जो इस तरह के मैरिज वगैरह की तरफ हम जाते हैं। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं कि ये हेल्पिंग गाइड आपने जो आज प्रोग्राम किया है बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, इनसे पूछें कि हम आपको अगर मदु करना चाहते हैं, जैसा कि अभी मिट्टी से कुछ दोस्त पूछ रहे हैं, कुछ बदीन से पूछ रहे हैं, जैसे कि आप बदीन से बिलोंग करते हैं, आपने कोई ऐसी डेट, ऐसा कोई वेन्यू सेट किया हुआ है? अगर बदीन के लोग हैदराबाद नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो बदीन में ही, या मिट्टी के लोग कुछ कह रहे हैं मुझे कि एहसन महमूद साहब को कहें कि वो एक दिन हमें दें, ऐसा कोई प्लान आपके पास है? आप जा सकते हैं? या इसी के अलावा ओवरऑल कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या हेल्पिंग माइंड के हवाले से और भी कोई ऐसे इदारा या कोई सिस्टम है? बिल्कुल ऐसा सर, हमारी जो मसरूफियात हैं, बेसिकली हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के साथ ज़्यादातर काम करते हैं। तो मंडे से फ्राइडे तक हमारी जो मसरूफियात होती है ट्रेनिंग्स की या काउंसलिंग सेशंस की, वो इस तरह से हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटी, और सैटरडे और संडे का जो हमने वीकली बेसिस पे टाइम रखा हुआ है, वो हमने हैदराबाद के लोगों के लिए ट्रेनिंग्स का रखा हुआ है, जिस तरह से लोग आएँ और इन चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग कराते हैं आप? हमारी अपनी ऑफिस है, गिद्दू चौक पे हमारी ऑफिस है, जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। थोड़ी देर पहले आपने ये भी कहा कि फिजिकल भी हम करवाते हैं, वो आप वो क्या होता है, वो थोड़ा समझाएंगे आप? ये जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत दोनों के ऊपर बात की जाती है, ताकि हम जब तक हम जहनी तौर पे मजबूत नहीं होंगे तब तक हम जिस्मानी सेहत पे भी नहीं मजबूत हो सकते। जब हम जिस्मानी सेहत पे मजबूत होंगे, जिस्मानी तौर पे मजबूत होंगे, तो हम जहनी तौर पे भी मजबूत हो सकते हैं। इसके अलावा हम सैटरडे संडे पे फिजिकल्स भी करवा रहे होते हैं। लड़के लड़कियां जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम मुख्तलिफ ग्राउंड्स में लेके जाते हैं फिटनेस के लिए, ताकि वो अपनी फिटनेस के ऊपर भी काम करें। तो वीकली बेसिस पे हम ट्रेनिंग सेशंस भी करवाते हैं, और ये फिटनेस भी क्लब्स वगैरह भी हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। मंथली बेसिस के ऊपर हमने रखा हुआ है दूसरे सिटीज़ को, दूसरे सिटीज़, जिस तरह से आपने बदीन की बात की, या वहाँ पे हम जब जाते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा, वहाँ का फोकल पर्सन, जो कि ऑडियंस को वहाँ पे एक जगह पे, एक चीज़ पे, प्लेटफॉर्म पे सेलेक्ट करके रखता है, सबमिट करके रखता है, देन हम वहाँ पहुँचते हैं और अपनी ट्रेनिंग सेशन वहाँ प्रोवाइड अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले मेहरान यूनिवर्सिटी में एक सेशन हुआ था, तो आपने एक वो कोई ऐसे जो है ना प्लानिंग की थी, कुछ हमारे व्यूवर्स को ये बता सकते हैं जो आपकी थेरेपी है कि इसका मकसद क्या है, इसका क्या है? ये थोड़ा आप जो है ना, जो आपके चंद जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो काइंडली आप, ताकि वो व्यूअर्स देखें भी सही कि ये थेरेपी है क्या। ठीक है। एक्चुअली हमारे जो जॉइंट्स हैं या हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, स्पेशली जो हमारे हाथ हैं, इनकी जो ये फिंगर्स हैं, इनकी जो ये लकीरें हैं, दिखाएं व्यूअर्स को। इसके अंदर ये होता है कि हर चीज की ना ब्रेन के साथ कनेक्शंस हैं। हर एक जो फिंगर है, हर एक जो नर्व्स हैं, इनका ब्रेन के साथ रिलेशन है। अगर हम इस फिंगर की थंब की बात करते हैं, तो ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा, ये स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हों, जब आप चीज़ों की जहनी दबाव की वजह से परेशान हो रहे हों, तो आप अगर इसको यूँ होल्ड करके, जैपनीज टेक्निक्स हैं, अगर आप इसको यूँ होल्ड करके रखते हैं, पुश करके रखते हैं, तो कम से कम 2-3 मिनट तक आप जितने भी ज्यादा स्ट्रेस में साहब आप भी इनको कंटिन्यू करें, ताकि क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो देख नहीं पा रहे हैं इसी वजह से। जी, तो इसमें यह होता है कि जब आप जहनी तौर पे किसी दबाव का शिकार हैं, इतने स्ट्रांग आपने इसको पकड़ना है कि ये ज्यादा स्ट्रांग भी ना हो और ज्यादा नरम भी ना हो, लिमिटेड आपने इसको स्ट्रांग करके रखना है। जैसे आप चंद सेकंड्स तक इसको पकड़ेंगे कि आपको बाकायदा अपने दिल की धड़कन महसूस होगी इसके साथ चलती हुई, स्टेप बाय स्टेप आपको ये महसूस होगी बाकायदा से चीज। तो ये हम इस फिंगर का जो रिलेशन है, ये हमारे स्ट्रेस के साथ है। ठीक है। इस जहनी तौर पे जब दबाव से हम थक जाते हैं, ये दोनों है या एक है? दोनों में इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। ये जैपनीज टेक्निक्स होती हैं माइंड सेट के लिए, पॉजिटिव माइंड सेट के लिए। ये जो फिंगर होती है, ये हमारी फेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमें किसी चीज का खौफ है, किसी चीज का डर है, तो इसको हम यूं पकड़ के रखें, अगर चंद कुछ देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए अगर हम इसको पुश करके रखें, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज्यादा नरम। तो इसी तरह से तमाम जो चीजें होती हैं, इनका रिलेशन है ब्रांड के साथ। रबिंग वगैरह आपने भी कराई थी, तो माशाल्लाह वो पूरे यूनिवर्सिटी का हाल जो है ना गूंज उठा था, और तो इसी हवाले से इसका क्या मकसद है?
इसमें भी वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इससे जनरेट होती है, सिक्रेट होती है। इससे ये होता है कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर एक रनिंग शुरू हो जाती है, एक फ्लो शुरू हो जाता है, जिसके अंदर हमारा जो कंसंट्रेशन का जो फोकस है, जब आपने देखा होगा कि हमने एक ट्रेनिंग ये भी करवाई थी कि हमारा जो फोकस था वो बिल्कुल इन फिंगर्स के, इन दोनों अंगूठों के ऊपर था। बिल्कुल। तो उससे ये होता है कि हमारी अटेंशन और फोकस का पता चलता है कि हम कोई काम करते हैं तो उसके अंदर हम कितनी दिलचस्पी से काम करते हैं, या हम उसके अंदर कितने अटेंशन के साथ उसको काम करते हैं। क्योंकि हमारा मसला ये होता है, हम एक काम कर रहे होते हैं, सोच किसी दूसरी जगह पर रहे होते हैं, और जो काम कर रहे होते हैं वो उसकी वो रिजल्ट नहीं आते, बहुत सारी सोचें जो हैं वो हमारे जहन में घूम रही होती हैं। तो इस तरह की कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स होती हैं जिसके जरिए से पता चल जाता है कि हमें कंसंट्रेट किस तरह से करना है, फोकस किस तरह से करना है। जब हमारा तो थोड़ी आप फोकस, बताएंगे ये जो आप बता रहे हैं अपने वहां पे जो बताया था, पहले मैं कुछ देर देख रहा था जो सेशन था उसमें लोगों का, ये जो यंगेस्ट हमारी बहनें थी या भाई थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब एहसन महमूद और आप जब स्टेज पर आए हैं तो ये तमाम के तमाम लोगों ने ये 100% जो इंटरेस्ट लिया। तो ये कुछ टेक्निक्स जो आप ये करवाई थी वो इधर लोगों को बताएंगे आप? बिल्कुल सर, इनमें से जैसे कुछ मैंने अभी डिस्कस भी की हैं, और ये वाली ये हम, क्योंकि हम एक्सपर्ट तो नहीं है, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे कि एहसन महमूद साहब एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप अपनी एक्सपर्टीज इसी हवाले से प्रैक्टिकली आप कुछ लोगों को बताएं। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर आप सब जुड़ जाएं मेरे साथ यूं इस पोजीशन में, अगर आप सब जुड़ जाएं, मतलब ये जो आपकी फिंगर्स की ये वाली जो जगह है ये सारी आपस में यूं कनेक्ट होनी चाहिए इस तरह से। इस तरह से जब ये कनेक्ट होंगी तो हम इसके ऊपर यूं करते हैं कि पहले सबसे पहले स्ट्रेट बैठने के बाद हम डीप ब्रेथ और ड्रिप इन और ड्रिप आउट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। जब हम सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे तो हमने इसको यूं करना है, और जब हम सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो हमने इसको यूं करना है। जिस तरह से हमारे लंग्स काम कर रहे होते हैं, हमारे लंग्स भी इसी पोजीशन में काम कर रहे होते हैं। तो इस पोजीशन में हम लोग सांस लेंगे, थोड़ी देर सांस को अंदर की तरफ होल्ड करेंगे, और देन हम उसको थोड़ी देर बाद एक्सहेल करेंगे। अगर आप ये प्रैक्टिस दिन में 2-3 बार करते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट के लिए, तो आप अपनी चेंजिंग देख सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस देख सकते हैं कि आप किस हद तक इंप्रूवमेंट की तरफ, आपकी जो माइंड सेट, मेमोरी और कंसंट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल्स किस हद तक प्रूफ होते हैं, आप ये देख सकते हैं। चलें आप सब मेरे साथ जुड़ जाएं। सर आप भी जुड़ जाएं। जी जी बिल्कुल। पहले तो उंगलियां जो है ना आगे पीछे हो रही हैं, क्योंकि हम वो ये आपके पास बाकायदे ट्रेनिंग लेने में तो जरूर आऊंगा, अपने बच्चों को भी लेके आऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये क्या हो रहा है? ये ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट। ब्रेथ इन। आप जब सांस थोड़ी देर अंदर होल्ड करके रखेंगे, बहुत सारी मेडिकल रिसर्चेस ये कहती हैं कि हम जो सांस जिस तरह से लेना चाहिए हम वैसे सांस भी नहीं लेते हैं। हम सांस को जो अंदर खींचने का ड्यूरेशन है, जब हम उसको पूरा कंप्लीट खींचते हैं फिर पूरा कंप्लीट छोड़ते हैं, तो ये एक सांस कंप्लीट होता है। ये साइकिल इस तरह से कंप्लीट होती है। लेकिन हम छोटे छोटे सांस छोटे छोटे ले रहे होते हैं, छोटे छोटे छोड़ रहे होते हैं, जल्दी जल्दी की वजह से। जब हम भागते हैं, रनिंग करते हैं, तब हम सही सांस ले रहे होते हैं। फेफड़े जो जब प्रॉपर जब हम सांस लेते हैं, जब देखें प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर जाएगा, प्रॉपर इनहेल एक्सहेल होगा, देन आपकी जो माइंड फंक्शंस हैं, ब्रेन फंक्शंस हैं, वो एक प्रॉपर डिसीजंस की तरफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की तरफ, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो लाइफ है, वो चीजें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा 2-4 जो इम्पोर्टेंट है ना, वो काइंडली आप जो है ना, वो लोग जो है ना वो लाइक भी कर रहे हैं आपको, जो है ना फोकस भी कर रहे हैं कि ये बहुत हमें जो इंटरेस्टिंग जो है ना आपकी जो थेरेपी है। जी जी। इसके अलावा योगा टेक्निक्स होती हैं इस तरह की, जिसके अंदर ये होता है कि आपको कोई एक चेयर के ऊपर बिठाने के बाद हम लोग बिल्कुल, आपने आंखें बंद करनी है, और आंखें बंद करने के बाद आपने अपने आप को सिर्फ जहन को सोचना है, किसी भी चीज़ को नहीं सोचना। मेडिटेशंस इस तरह की होती हैं कि आपने अपने जहन की आवाज़ सुननी है। इस तरह से आप कर सकते हैं किसी एक टाइम पे, किसी एक वक्त पे, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम। मॉर्निंग के टाइम जो ये वाली जो आपकी फिंगर्स होती हैं, इन फिंगर्स को आपने यूं टच करके बिल्कुल अपने घुटनों के ऊपर, पाँव पे यूं बैठ के इसको यूं रखना होता है। इससे ये होता है जब आप आंखें बंद करके बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ, आपने कोई मोबाइल आपके पास ना हो, कोई बच्चों की आवाज़, कोई बड़ों की आवाज़, खुशगवार माहौल के अंदर आप बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की सोचों को सुने। वो आवाज़ें जो आपके जहन में गूंज रही होती हैं, हमारे पीछे बहुत सारी आवाज़ें गूंज रही होती हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ उन आवाज़ों को सुनना होता है, उनके ऊपर फोकस करना होता है, उनके ऊपर ध्यान देना होता है। हम अपने अपने जितने भी मामलात होते हैं, आपने अपना दिन जिस तरह का भी गुजारना है, वो अपने जहन के अंदर पहले उसकी प्लानिंग करें।
सुबह में जब आप इस एक्सरसाइज के लिए बैठें तो आप अपना एक ब्रेन सेट उसके ऊपर लेके आए, माइंड सेट उसके ऊपर लेके आए कि मैंने जब मैं उठा हूँ, मैंने ऑफिस जाना है, ऑफिस में मैंने ये मामलात करने हैं। इस तरह की चीज़ों को जब आप पूरा एक उसका इमेज बना लें, ग्राफ बना लें, वो चैलेंजेस जो आएंगे, वो लोग जो आपको थ्रेट पहुंचाएंगे, वो बॉस जो आपको किसी चीज़ के ऊपर सुना सकता है, तो इन सब चीज़ों को पहले ऑलरेडी आप अपने ब्रेन के अंदर सोच कर उनके सॉल्यूशंस के साथ जाएं। अपने पूरे दिन को प्लान करें, इसको कहते हैं अपने डे को प्लान करें। डे को प्लान करने के बाद जब आप वो पूरा दिन गुजारते हैं तो रात को आप फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस देखें कि जो मैंने सोचे थे क्या मैंने उस तरह से जवाब दिए, नहीं दिए, तो नेक्स्ट डे फिर आप उस चीज़ों को लेके चलें। इस तरह से पूरा एक लाइफ सर्किल। माशाल्लाह। चौधरी अताउल्लाह साहब, आप हमारे जो मुल्क के लोग हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सा मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखें। जितना ज़्यादा आप अपनी जहनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, जब सबसे पहले जब आप अपना ख्याल रखने जैसे होंगे, देन आप अपनी फैमिली का ख्याल कैसे रखें वो ख्याल? बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। एक तो हमारी ट्रेनिंग इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है लोगों को, बहुत ज़्यादा लोग खुश होकर जाते हैं क्योंकि वो ये समझ रहे होते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं मिल रही पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर। इस सेशन का मतलब सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन है, ये चंद मालूमात हम आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन ये एक पूरा समंदर है, एक गहराई है। इस समंदर के अंदर उतरने से पहले, इस गहराई में जाने से पहले आप लोगों ने कुछ चीज़ों के ऊपर काम करना है। जिस तरह से हमने आपको पहले ही बताया है कि आप उन इश्यूज़ को समझें, आपकी ज़िंदगी के वो प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से आप परेशान रहते हैं, उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली हम वैसे सेशंस करवा रहे होते हैं। अगर आप समझ सकते हैं कि उस सेशन में आके आपको फ़ायदा हो सकता है तो वो भी सही है। अगर इंडिविजुअल कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं, आप वैसे मिलके, आप अकेले मिलके उस प्रॉब्लम के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आपको यहाँ पे आके हमारे प्रोग्राम कन्वर्सेशन विद एक्सपर्ट्स में कैसा लगा? मुझे बहुत सर बिल्कुल खुशी होती है मैं इस तरह के प्रोग्राम्स में आने के बाद, और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपने लोगों को ये एक चैनल दिया है जिसके ज़रिए से उनको पता चल सके कि इस तरह की चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर बात करनी चाहिए। दुनिया ने बिहेवियर साइंसेस के ऊपर काम किया है, माइंड साइंसेस के ऊपर काम किया है, वो बहुत आगे हैं। जब हम इन चीज़ों को समझेंगे, जब हम इनके ऊपर काम करेंगे, हमारा बेसिकली जो मकसद होता है वो अवेयरनेस का होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इंक्रीज़ करते हैं लोगों के लिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, अपने डिसीजंस किस तरह से लेने हैं। कोई एक इंसान ऐसा हो जो उनको बिना किसी लालच के, बिना किसी मकसद के उनको सपोर्ट करे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे पास नॉन जजमेंट होते हैं। हम जज नहीं कर रहे होते हमारे क्लाइंट्स को, हमारे आने वाले लोगों को, हम बिना जजमेंट के हम उनको सॉल्यूशंस दे रहे होते हैं। बड़ी मेहरबानी चौधरी अताउल्लाह साहब। आखिर में मैं हमारे जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एहसान महमूद साहब हैं, एहसान महमूद साहब से एक दो सवाल मैं करूंगा कि एहसान महमूद साहब, ये हम तो खुश प्रोग्राम कर रहे थे, आपसे कुछ ज़ाती ज़िंदगी के सवालात करूं मैं? ज़रूर। तो आप कैसा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को? आपने मैरिज किया है? नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की। शादी नहीं? क्या प्लान क्या बनाया आपने, कब तक करेंगे आप? इंशाल्लाह अनकरीब है, और अनकरीब जैसे अल्लाह को मंजूर होगा शादी हो जाएगी। बाकी ज़िंदगी के हवाले से हमें जब दूसरों के चेहरे पे हम मुस्कुराहट देखते हैं अपनी वजह से, हमारे किसी की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो हमें इंटरनली तौर पे स्ट्रॉन्ग करती है, हमें मोटिवेट कर रही होती है, हमें खुश कर रही होती है। हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो रहे होते हैं कि हमने हमारी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी में मुस्कुराहट आती है तो इससे बड़ी और चीज़ हमारे लिए नहीं हो सकती। हमने किसी के चेहरे पर एक खुशी लेकर आए तो हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो सकता है, उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, तो ये हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। आपके पेरेंट्स आप में कितने खुश हैं? माशाल्लाह, पेरेंट्स, मैंने पहले बताया था कि मैं इस हिसाब से लकी हूँ कि उन्होंने कभी अपनी मर्जी से मेरी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश नहीं की, ना ही चाहा। उन्होंने हमेशा मुझे फ्री हैंड दिया कि जो आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर है आप वो करें, बिल्कुल। और उनके साथ साथ उनकी गाइडेंस, उनके जो हमारे पास है वो ज़रूरी रहता है। उनके मशवरे जो हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, तो टाइम टू टाइम हम उनसे वो भी लेते रहते हैं। और उनकी ज़िंदगी में जो भी मसले मसाइल या हमारी ज़िंदगी में मसले मसाइल आते हैं तो हम उसको बैठकर डिस्कस करके हम उसको रिजॉल्व करते हैं, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक बॉन्डिंग के साथ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह
मैं घर में सबसे छोटा हूँ बहन भाइयों में, और आज तक मैं उसी तरह ट्रीट कर रहा होता हूँ जैसे एक छोटे बच्चे होता है। मैं घर में शरारतें भी करता हूँ, उनसे मजाक भी करता हूँ एक दूसरे से। तो ये एक बहुत अच्छा एक फील होता है। इवन कि मैं कंटिन्यूसली उनके साथ नहीं रहता, यहाँ पे मैं सेपरेट एज अ बैचलर ही रहता हूँ। फैमिली मेरी मेरे होम टाउन में है, तो जब जाता हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है। भाई बहन कितने हैं? मेरे 4 भाई हैं मुझ समेत और एक बहन है। अच्छा, आपने कभी इश्क किया? इश्क हमने किया और उसी का नतीजा हेल्पिंग माइंड है, और हेल्पिंग माइंड से हम इतना इश्क कर रहे हैं कि इसकी हद तक इसको सुबह से शाम तक और शाम से फिर सुबह तक हेल्पिंग माइंड को दे रहे हैं। तो इसके अलावा मेरे ख्याल में और कोई टाइम बचता ही नहीं है करने के लिए। ये इश्क का सिला है कि हेल्पिंग माइंड हमें मिला है, और ये हमारे मुल्क धरती जो हमारी है सिंध धरती है, मुल्क पाकिस्तान है, उनके लिए ये नौजवान हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इसी काम में मज़ीद तरक्की भी देगा। अच्छा, एक दो सवाल आपसे और करूं कि लोग मुझे अभी मैसेज भी कर रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो हमारे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं या गवर्नमेंट के स्कूल हैं या हेल्थ सेक्टर है, तो वहाँ पे हम कोई अगर ऐसा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप हमें टाइम देंगे, आप आएंगे? जी बिल्कुल, हम इसी तरह से डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर पहले भी सेशंस कंडक्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी में जैसे आपको पता है कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी करते हैं, तो हमें अगर कहीं से कहीं इनवाइट आता है किसी भी हवाले से सेशन के लिए तो हम ज़रूर उसमें जाते भी हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, और जिस तरह से वो चाहेंगे कि जो भी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम जाएंगे हम उसको पार्टिसिपेट करेंगे बिल्कुल। अच्छा, ये हैदराबाद के लोगों के लिए तो ख़ास अल्लाह की रहमत है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हमारे पूरे मुल्क के लिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कशन की थी लेकिन वो सवाल मेरे ख्याल में वो आगे पीछे हो गया कि इस्लामाबाद है या लाहौर है, कराची है या जो दूसरे हमारे जो सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं, उनमें ऐसा कोई सिलसिला है हेल्पिंग माइंड का? बिल्कुल, इसके लिए अभी है नहीं, लेकिन हम इस्लामाबाद में अनकरीब प्लान कर रहे हैं कि हमारा जो हेड ऑफिस है हम इस्लामाबाद में बनाने जा रहे हैं। अनकरीब हो सकता है मार्च के अंदर हमारा वहाँ पे स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा कराची के अंदर हमारा प्लान है अनकरीब, अगर वो हमारे पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं तो कराची में भी हमारा एक ऑफिस हम इनिशिएट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आपका पसंदीदा लिबास क्या है? देख, लिबास पसंदीदा इस तरह से है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें वो पहनना पड़ता है जो भी हमें अच्छा लगता है। तो दोनों किस्म के, फॉर एग्जांपल जो हमारा सिंधी कल्चर है ये एक बेहतरीन लिबास है हमारे लिए और अच्छा लगता है पहन कर, और ख़ास इवेंट जो होते हैं हम उसको शलवार कमीज पहनकर वहाँ पर जाते हैं। तो एक जो इंटरनली जो फीलिंग होती है वो अपने ही लिबास में होती हैं। बाकी जो फॉर्मल हैं उसके अंदर हम पैंट शर्ट या कोट टाई उसके साथ भी जाते हैं। तो इंटरनल जो फीलिंग्स आती हैं जिसके लिए मोहब्बत का अगर कहा जाए तो वो एक शलवार कमीज। हेल्पिंग माइंड के हवाले से आप ये बताएंगे कि कौन सा जो है ना वो कौन सी चीज़ आदमी को खुश रखती है, सलवार कमीज या पैंट शर्ट या टोपी या क्या, मतलब वो हर आदमी की अलग-अलग होती है या क्या? वो फिर अगेन उसी इंसान पे डिपेंड करता है कि वो सेटिस्फाई किससे, वो उसको क्या अच्छा लगता है। जो उसको अच्छा लगता है उसमें वो कंफर्टेबल है तो ऑटोमेटिकली उसको जहनी सुकून उसको मिल रहा होता है उसमें। फिर वो चाहे पैंट शर्ट हो, चाहे वो कोट हो, टोपी हो, अजरक हो, तो क्योंकि वो इंटरनल पीस या खुशी वो उसको दे रही होती है। तो जो इंसान उस इंटरनल पीस को लिए वो चीज़ इस्तेमाल करता है वो उसके लिए बेहतर होता है। खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में मैं बिरयानी ज़्यादा शौक से खाता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, ये हेल्पिंग माइंड के और पूरा दिन आप जो है ना कभी कहाँ चलते रहते हैं, को आपको सोने का टाइम मिलता है? अपना माइंड कैसे सेट करते हैं? बिल्कुल, हम चलते वैसे रहते हैं इस तरह से, और ज़रूरी है हमें टाइम निकालना पड़ता है। बाज़ औक़ात नहीं भी निकलता तो इवन कि जैसे आपको पता है कि हम 24 आवर स्टैंड बाय होते हैं, तो किसी न किसी तरफ किसी न किसी जगह पे हम जा रहे होते हैं, किसी सेशन में कहीं क्लाइंट्स हमें कॉल कर रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल से मिलता है लेकिन इसको अरेंज करना पड़ता है। अच्छा, कोई जिंदगी का ऐसा वाक़या जिस मोड़ पे आपको बहुत बड़ी खुशी हुई हो? खुशी जैसे मैंने बताया कि जब मैं सामने वाले की मुस्कुराहट देखता हूँ, किसी वो नाउम्मीद जिंदगी से होकर आता है और खुश होकर जाता है। ऐसा कोई प्रॉपर टाइम या प्लेस या प्रॉपर आदमी जिसके ऊपर आपको हद से ज्यादा, मतलब जिसको बुलाने से भी आप बुला ना पाए? मेरे एक्चुअली जो मेरी हेल्पिंग माइंड की टीम है वो उसको मैं अपनी फैमिली समझता हूँ, और उसमें हर फर्द अपनी एफर्ट इस्तेमाल कर रहा होता है और वो मेरे साथ होते हैं तो उनको बुलाने की ज़रूरत हो ही नहीं सकती।
और उनको मैं एक इंडिविजुअल की तरह एक अपने जिस भाई पे की तरह- आपको खुशी हुई हो बहुत, ऐसा कोई सीन, ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसे कोई इवेंट जिस पे आपको हद से ज्यादा खुशी हुई हो? अभी रिसेंटली की अगर बात करें तो मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हुआ जिसका हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड और फीडबैक मिला, और उसी के तहत हम बहुत सारी चीज़ें आगे प्लान कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो वो जब ये अचीवमेंट्स हमें मिल रही हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है, और अल्लाह हमें और मजीद आगे दे, हमारी दुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि कुछ दिन पहले मैं जैसा कि घूमता घूमता आपके पास पहुंचा था, आपने मेरे से मिलके क्या फील किया था? आपकी का जब कॉल आई हमें कि मैंने आपका वोट देखा है और मैं आपके पास आप आना चाहता हूं, तो हमें ये सोच के बड़ा हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि दुनिया में और हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो कि एक चीज़ को देखकर इतना इंटरेस्ट शो करते हैं, इतने वो जो बेहतरीन तरीके से हमें मिलने आए हैं, और आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया हुआ आकर। और वहाँ पर उसके बाद से जो ताल्लुक आपके साथ बना है और जो अब तक बना हुआ आ रहा है, इससे मैं समझता हूँ कि ये हमारा किसी एक नेकी की या किसी एक अच्छे काम का नतीजा है जिसका अजर अल्लाह ताला ने हमें आपकी शक्ल में दिया है। यकीनन, यकीन। अच्छा, हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो मुल्क के लोग हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज देंगे? उनको क्या करना चाहिए आप प्लान के हवाले से, या आपका जो मैसेज है वो क्या करें? तो हमारी सोसाइटी के हवाले से या नौजवानों के हवाले से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सब दुनिया को देखना छोड़ें, अपने आप को देखना शुरू करें, अपने आप को सेटिस्फाई करना, अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू करें। दुनिया के देखा देखी या दूसरों की रेस में ना दौड़ें, अपनी रेस खुद बनाएं, अपने आप को आगे, किसी को हराने के लिए आगे ना आए, खुद को जितवाने के लिए आगे आए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए आए, किसी को पीछे करने के लिए आगे ना आए। तो ये तभी आप कर सकते हैं जब आप खुद को अच्छे से तरह से जान सकते हैं, जानेंगे, अपने मसाइल को खुद सॉल्व करेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे और किसी चीज़ से डरेंगे नहीं, क्योंकि डर के आगे जो जीत होती है अक्सर कहते हैं। तो वाकई में ऐसा होता है कि अगर हम किसी काम से डर रहे होते हैं तो वो काम हम अच्छे से नहीं कर सकते। तो जो जिस चीज़ का आपको डर है उसको आप कर गुजरें, और जब आप करेंगे तो आपका डर भी खत्म होगा, आप एक स्टेप आगे होगे। दूसरी चीज़ कि मुश्किलात से कभी ना घबराएं। मुश्किलात आपको पीछे नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। मुश्किलात आपको उस वक्त आती हैं, अल्लाह ताला आपको मुश्किल उसी वक्त देगा जब वो चाहेगा कि आप आगे बढ़ें। तो मुश्किलात जब भी आए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और आगे बढ़ते जाएं। वाह! ये नाजरीन आज के हमारे मेहमान, एक्सपर्ट, एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट, क्लिनिकल एक्सपर्ट। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह वक्तन बवक्तन आपकी राय को शामिल किए, आपके सवालात के जवाब भी आपको देंगे, और आपके जो भी परेशानी का हल है, इन हेल्पिंग माइंड की वजह जो दोस्त हैं, मेहरबान हैं, उनके तवसत से उनके हल करने की कोशिश भी करेंगे। आप भी हमारे लिए दुआ करना, हम आपके लिए दुआ करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी दूसरे एक्सपर्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।